हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन्स। मैं ममता पुष्टि आज आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन्स में। हमने पिछली क्लास में अपने जर्नल की क्लास की थी। पिछली 4 क्लास हम जर्नल की ही कर चुके हैं, 3 क्लास सॉरी। तो ये 4th क्लास है आपकी जर्नल की। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन जर्नल की करवाऊँ, तो इसलिए ये क्लास मैंने जर्नल की ही रखी है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका, रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ये ट्रांजेक्शन से हमें जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शंस हैं ये थोड़ी उससे डिफरेंट है, थोड़ी इनका लेवल जो है थोड़े उनको ट्रांजेक्शन से थोड़ा सा अबव मैंने लिया हुआ है, ताकि आपको ये वाले ट्रांजेक्शन अगर आए तो आपको ये आप भी जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर सको इसको, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? पहली ट्रांजेक्शन तो सेम ही रहती है कि बिजनेस में पैसे हम लाएंगे या जो भी हम लाएंगे कैपिटल के तौर पर। तो बिजनेस स्टार्ट विद कैश, हमने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया। कैश कितना लाया हमने? 1 लाख। उसके साथ ही साथ हमने प्लांट एंड मशीनरी भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 3 लाख। तो बिजनेस में क्या क्या आया? एक तो कैश, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है, तो इसलिए इसको डेबिट करेंगे। कैश हमारा एसेट है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नाम नहीं लिखा किसकी कैपिटल है, सिंपल सी बात है, नाम नहीं लिखा तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही लिखेंगे। तो क्रेडिट में क्या आएगा आपका? कैपिटल। सेकेंड एंट्री क्या बोलती है? यहाँ पे देखो, स्टॉक परचेज फॉर सेल। हमने स्टॉक परचेज की है सेल के लिए। इसका मतलब ये क्या है? परचेज है, ठीक है। परचेज फॉर सेल का मतलब हम परचेज करते ही सेल के लिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक बाय फॉर सेल, तो इसका मतलब भी परचेज ही होता है। जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि है परचेज की सेल, एक्चुअली परचेज है। क्यों लिखा क्या है? स्टॉक परचेज फॉर सेल। इसका क्या मतलब है? हमने सेल करने के लिए अभी क्या किया? परचेज किया। तो इसका मतलब परचेज है। तो स्टॉक आया हमारे पास, क्या कितने कितने की हमने परचेज की? कैश में किए 3 लाख, क्रेडिट में किए 5 लाख। अब देखो, जब भी हम क्रेडिट में करते थे पिछले क्वेश्चंस में, तो उसमें हमें क्या दिया होता था? क्रेडिटर का नाम दिया होता था। अब इस क्वेश्चन में हमें क्रेडिटर का नाम ही नहीं पता। तो अगर क्रेडिटर का नाम नहीं पता तो उसको हम क्या लिखेंगे? क्रेडिटर ही लिखेंगे। तो इसका मतलब कैश में जाएगा 3 लाख और क्रेडिटर्स में जाएगा 5 लाख, ठीक है। क्योंकि क्रेडिटर का नाम ही नहीं पता हमें, तो उसको हम क्या लिखेंगे? क्रेडिटर। तो हमारे पास डेबिट में क्या आएगा? परचेजेस स्टॉक, क्योंकि हमने परचेज किया है तो उसको लिखेंगे परचेजेस डेबिट में। और क्रेडिट में कैश हमसे चला गया, 3 लाख रुपीस के, उसको लिखेंगे क्रेडिट में कैश। और दूसरी बात क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटी होती है, उसको हम लिखेंगे क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है? वेजिस पेड। हमने वेजिस पे की। वेजिस मैंने बताया था दिहाड़ी, लेबर को जो पेमेंट करते हैं हम। तो वेजिस पे 12,000, हमें टोटल वेजिस पे की 12,000, ठीक है। इंक्लूडिंग, जिसके अंदर, इसका मतलब 12,000 के अंदर इंक्लूड है क्या? 2,000। इसके अंदर जो 2,000 रुपीज इंक्लूड है वो रिलेटेड टू फ्यूचर ईयर, मीन्स कि नेक्स्ट ईयर का है, जो अभी खर्चा हमारा ड्यू हुआ नहीं है, बट फिर भी हमने उसके लिए पेमेंट कर दी। हम कभी कभी करते हैं ना, सपोज अगर हमें रेंट देना होता है, 1 महीने का ही रेंट होता है, तो हम क्या करते हैं? 2 महीने का रेंट देते हैं, सो दैट नेक्स्ट मंथ अब हमें नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे भी हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसे ही हमने क्या किया? वेजेस जो है एडवांस में पेमेंट कर दी। कितनी? 2,000 रुपीज की। यानी कि इस साल की वेजेस कितनी हुई? 10,000। और नेक्स्ट ईयर की वेजेस कितनी हुई? 2,000, क्योंकि इस टोटल अमाउंट में इंक्लूड है 2,000, ठीक है। तो 10,000 इस ईयर की हुई, नेक्स्ट ईयर की 2,000 हुई। तो जो नेक्स्ट ईयर की 2,000 है वो हमारे लिए क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड वेजेस होगी ना। तो प्रीपेड वेजेस हमारे क्या होते हैं? एसेट्स। तो एसेट्स प्रीपेड वेजेस में आ जाएंगे 2,000। बाकी खर्चे में इस साल का खर्चा कितना है? जितना इस साल का पर्टिकुलर ईयर का या पर्टिकुलर मंथ का होता है, हमने वही लेना होता है, ठीक है। आगे पीछे के सालों का हमने एक्सपेंसेस अभी नहीं लेना होता, क्योंकि वो ड्यू ही नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए इस साल का कितना है? ओनली 10,000। तो वेजेस में कितना आएगा? 10,000। प्रीपेड वेजेस में आ जाएगा 2,000, क्योंकि हमने पेमेंट की है 12,000 की, तो कैश हमसे गया है 12,000, तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट, जिसका अमाउंट कितना होगा? 12,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो, सैलरीज पेड रुपीज 2 लाख बट ड्यू रुपीज 1,10,000। अब यहाँ पे देखो ये चीज समझो, सैलरी पे की है हमने 2 लाख रुपीज, यानी कि कैश में कितना गया हमसे? 2 लाख। लेकिन उसके बावजूद और भी ड्यू है, इसकी ड्यू का मतलब पेमेंट करने को हो गई है और अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो ड्यू हो गई कितनी? 1,10,000। तो इसका मतलब टोटल सैलरी का खर्चा कितना है हमारे पास? 2 लाख प्लस 1,10,000 इक्वल टू 3,10,000। टोटल 3,10,000 का हमारा जो सैलरी का एक्सपेंस है वो 3,10,000 है, जिसको हम करेंगे डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे? हमने कितना पेमेंट किया है? 2 लाख का हमने पेमेंट कर दिया, उसको वो कैश है, उसको हम करेंगे क्रेडिट। और उसके बाद ड्यू, मैंने कल बताया था आपको, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ड्यू का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आउटस्टैंडिंग।
तो क्या चीज आउटस्टैंडिंग हुई? सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई, जो हमने पेमेंट नहीं की, ड्यू हो गई है बट पेमेंट हम नहीं कर पाए, तो उसको हम क्या लिखेंगे? सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो जो खर्चा है उसी को लिख रहे हैं, जो खर्चे का नाम है वही खर्चा आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस का नाम क्या है यहाँ पे? सैलरी, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी यहाँ पे क्या होगी? क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो, सेल मेड फॉर कैश। सेल हमने की कैश में कितनी? 6 लाख की, एंड ऑन क्रेडिट ₹80,000। हमने कैश में कुछ सेल किया और कुछ क्रेडिट में सेल किया। अब जब हम क्रेडिट में सेल करते थे तो वो हमारे कौन बनते थे? डेटर। तो डेटर का नाम हमें हमेशा दिया होता था, तो इस ट्रांजैक्शन में हमें डेटर का नाम नहीं दिया। अगर डेटर का नाम नहीं दिया तो हम डेटर लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमें तो डेटर का नाम नहीं पता, बट ये तो पता है ना कौन सा एसेट क्रिएट हुआ, एक डेटर जो है वो क्रिएट हुआ, तो डेटर हम लिख देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास कैश आया 6 लाख, डेटर क्रिएट हुए 80,000, तो डेटर और कैश दोनों डेबिट में होंगे, और हमसे चीजें क्या चली गई? स्टॉक चला गया ना, तो उसको हम लिखेंगे सेल्स। तो सेल्स में टोटल सेल्स कितनी हुई हमारी? 6,80,000। ठीक है, ये एंट्री भी क्लियर हुई। नेक्स्ट एंट्री, अब इसका मतलब समझो, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। पहले डेप्रिशिएट का मतलब समझो, उसके बाद इस एंट्री पे आएंगे। ठीक है, डेप्रिशिएट का मतलब होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट के ऊपर लगती है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट कौन से हो गए थे हमारे? जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे चलते हैं, जैसे हमारे पास जो कार आ गई, बिल्डिंग आ गई, फर्नीचर आ गया, ठीक है, प्लांट मशीनरी आ गई, उसके बाद जो भी लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर जो एसेट्स हमारे यूज होते हैं उसको हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स जैसे हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने एक गाड़ी ली, ठीक है, जब आप गाड़ी लेते हो तो सपोज आज आपने उस गाड़ी को खरीदा 1 लाख रुपीज में, बाइक समझो, आपने उस बाइक को खरीदा 1 लाख रुपीज में, तो 1 लाख रुपीज में नेक्स्ट 2 महीने बाद 3 महीने बाद अगर आप चाहोगे उसको बेचने के लिए, तो क्या 1 लाख रुपीज आपको मिलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस जो गाड़ी है, जो बाइक है, उसको आपने यूज किया, तो वो जो चली तो उसका कुछ ना कुछ तो पार्ट घिसा ना, जो घिसने की वैल्यू होती है ना, जो चीज वियर एंड टियर ऑफ द एसेट। इसका मतलब जो चीज यूज हुई, जितनी यूज हुई उस वैल्यू को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मतलब जैसे आपने गाड़ी अभी ली, सपोज आपने बाइक ली अभी 1 लाख की, 2 महीने बाद अब उसको बेचोगे तो सपोज 80,000 या 70,000 की बिकेगी। तो इसका मतलब 2 या 3 महीने में आपने जो यूज किया, तो उस वैल्यू जो जितना आपने यूज किया उसकी वैल्यू क्या है? वो उतनी डेप्रिशिएट होगी, गाड़ी इतनी डेप्रिशिएट हुई क्योंकि वो चली ना, जितना चलेगी, जितना घिसेगी उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। तो जो घिसने की वैल्यू है उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी भी तो चली ही ना, कोई भी मशीनरी तो वो चलेगी, जब वो चली तो इसका मतलब उसको हमने कितना करना है, इसके ऊपर रेट होते हैं बच्चों, 10%, 15%, 5%, 20%, तो ऐसे ऐसे करके होते हैं। वो आपने अभी नहीं पढ़ना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन वो होता है जो फिक्स्ड एसेट के ऊपर चार्ज होता है पर ईयर। ठीक है, तो पर ईयर हमें चार्ज करना है, तो इसमें इन्होंने कितना बोला है? 10% हमने इसके ऊपर चार्ज करना है, यानी कि 1 साल में इसका अप्रोक्सीमेटली 10% जो है वो घिसा, मींस कि यूज हुआ होगा। सिंपल सी बात है, यूज हुआ, और वियर एंड टियर ऑफ एन एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हमें कितना लगाना है? 10%। यहाँ हम देखो वैल्यू नहीं दिया, तो वैल्यू नहीं दिया तो हमें पता है ना प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे थी 3 लाख, तो 3 लाख का 10% कितना हुआ? 30,000। तो 30,000 हम ले लेंगे डेप्रिसिएशन। अब देखो, जब कोई एसेट घिसती माने यूज होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो है कम हुई, इसका मतलब एसेट्स की वैल्यू कम होगी, तो प्लांट एंड मशीनरी को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट किसको करेंगे? खर्चे को। जो हमारा खर्चा हुआ, खर्चे का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। खर्चे का नाम है हमारा डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे? डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे? जिसके ऊपर लगी। किसके ऊपर लगी? प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर लगी। दूसरी तरीके से देखा जाए तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होगी, तो एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है? गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या लिखा है? हमारे पास जो चीजें थी 20,000 की, वो क्या होगी? डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, खराब होगी। कैसे? आग लगने से। तो अभी जो खराब होगी तो इसका मतलब ये क्या हो गया? डायरेक्ट लॉस है हमारा, लॉस बाय फायर। आग लगने की वजह से हमारा लॉस हो गया। कितने का? 20,000 का। अब देखो हमारा लॉस हो गया, लॉस को हम करते हैं डेबिट, उसका नाम क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर। अब क्रेडिट किसको करेंगे? चीजें जली ना, चीजें चली गई, जितने की चीजें थी, जितने का गुड्स थे हमारे पास, उसमें से 20,000 का गुड्स कम हो गए। तो गुड्स जब कम हो जाएंगे तो एसेट कम हो गया, एसेट कम होने का मतलब गुड्स को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट एंट्री, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स टू द वैल्यू ऑफ ₹2 लाख एट 10% डिस्काउंट। इसका मतलब ध्यान से समझो, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, क्रेडिटर यहाँ पे थी ना 5 लाख के, उसमें से हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है कितने, 2 लाख, 2 लाख के ही क्रेडिटर को भी पेमेंट की है, उसमें से उन 2 लाख ने हमें क्या दिया है, 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि हमने जो 2 लाख वैल्यू के क्रेडिटर को पेमेंट की है, तो 2 लाख का 10% कितना होगा, पहले तो ये निकालो, 2 लाख का 10% हुआ 20,000, तो इसका मतलब 2 लाख के बदले हमने उसको कितना दिया, 1,80,000। क्यों, क्योंकि 20,000 का उन्होंने हमें क्या दे दिया, डिस्काउंट। पेमेंट करते समय हमें डिस्काउंट मिलता है, पेमेंट रिसीव्ड करते समय हम डिस्काउंट देते हैं, तो यहाँ पे हमने पेमेंट की है ना, तो अगर हम पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट मिलने का मतलब क्या है, हमें उतने पैसे कम पड़ जाएंगे, 2 लाख जहाँ देने थे उसकी जगह में हम कितना देंगे, 1,80,000, क्यों, 20,000 जो हमारा डिस्काउंट है, तो इसका मतलब हमसे कैश कितना गया, क्योंकि कुछ नहीं लिखा बैंक से, तो यहाँ पे बैंक की बात ही नहीं चल रही थी, इसको मतलब कैश में हमने कितनी पेमेंट की है, 1,80,000 की, डिस्काउंट हमें मिला, डिस्काउंट जो होता है हमारी जब मिलता है तो हमारे लिए इनकम होती है, उसको करेंगे क्रेडिट, कैश को करेंगे क्रेडिट, डिस्काउंट को करेंगे क्रेडिट, डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिटर्स को, क्योंकि क्रेडिटर जो थे, लाइबिलिटी थी वो कम होगी, हमने पेमेंट कर दी तो कम हो जाएगी, पहले 5 लाख के थे अब 2 लाख के कम हो गए, तो जो माइनस हो गया उसको क्या करेंगे, उसकी उल्टी एंट्री करेंगे, इसका मतलब उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, ये एंट्री भी हो गई क्लियर। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, बॉट फर्नीचर वर्थ ₹4,000, ये एंट्री ध्यान से समझना, बॉट फर्नीचर वर्थ ₹4,000 ऑफ विच, क्या मतलब हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर की वैल्यू है 4,000, जिसमें से दोज वर्थ ₹1,000, इसके अंदर जो 1,000 के फर्नीचर हैं आर फॉर ऑफिस यूज, वो हमने ऑफिस यूज के लिए लगा दिया। अब जो चीज ऑफिस यूज के लिए होती है वो तो सेल परचेज में नहीं ना है, इसका मतलब उसको हम लिखेंगे फर्नीचर, वो हमारा एसेट हो गया, फर्नीचर इसका मतलब क्या है, फर्नीचर तो एसेट है ना हमारा, तो एसेट, एंड द बैलेंस फॉर स्टॉक, बाकी कितना बचा, 4,000 में से 1,000 के तो कितना बचा, 3,000, वो 3,000 जो है वो स्टॉक हो गया। स्टॉक का मतलब क्या होता है, जिसको हम परचेज सेल करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा गुड्स में आ गया। ये भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे कहीं पे भी लिखा है कौन सा बिजनेस है, ये भी हो सकता है इसका फर्नीचर का बिजनेस हो, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है जो भी फर्नीचर वो लाए वो बेचने के लिए ही लाए, कुछ वो फिर इसकी कुछ स्टॉक को उसने क्या कर लिया, ऑफिस यूज के लिए लगा लिया, तो जो ऑफिस यूज के लिए लग गया वो हो गया उसका एसेट, जो बेचने के लिए रख दिया वो हो गया उसका स्टॉक, सिंपल सी बात। तो इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पे होगी ओनली 1,000, बाकी सारी जो होगी वो परचेजेस में जाएगी जो है 3,000, क्यों, क्योंकि वो स्टॉक है। ठीक है, तो स्टॉक को हम कभी भी एसेट के नाम से नहीं लिखेंगे, उसको परचेजेस के नाम से या स्टॉक के नाम से ही लिखेंगे, वो एसेट नहीं होता हमारा, क्योंकि हमने उसको बेचने के लिए ही खरीदा होता है। ठीक है, तो जो बेचने के लिए खरीदा होता है उसको हम एसेट नहीं बोलते। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हमारे पास क्या है, पहले तो फर्नीचर है 1,000 का, 3,000 की परचेजेस आई, देन हमसे पैसे गए कितने, टोटल 4,000। ठीक है, कैश चला गया तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, पेड रेंट बाय चेक, हमने रेंट पे किया चेक में, यानी कि बैंक से हमसे पैसे गए कितने, 2,500, किस खर्चे के बदले, रेंट के खर्चे के बदले, उसी के साथ हमने कमीशन भी रिसीव की। आप इसको अलग अलग एंट्री करके कर सकते हो, वैसे कोई बात नहीं कि आप एक ही ट्रांजेक्शन में लिखा हो तो इसको एक ही एंट्री करनी है, आप इसको 2 एंट्री में कर सकते हो। सिंपल, रेंट खर्चा है, रेंट को डेबिट करो, बैंक में पेमेंट किया, बैंक को क्रेडिट करो। दूसरी ओर कमीशन रिसीव, ये इनकम है, कमीशन इनकम है, कमीशन को क्रेडिट करो। अब जब रिसीव हुई है, किस में रिसीव हुई है, कैश और चेक कुछ नहीं लिखा, तो इट मींस इसको हम क्या मानेंगे, कैश में रिसीव हुई है तो कैश को डेबिट करो, कमीशन को क्रेडिट करना। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, अब इसको 2 एंट्री करके कर सकते हो। ठीक है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे एंट्री दे सकते हैं, इसीलिए मैंने इन ट्रांजेक्शन्स को लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलते हैं, पेड लैंडलॉर्ड ₹12,000 फॉर रेंट। अब इसको जरा ध्यान से समझो, हमने लैंडलॉर्ड कौन है, जो हमारा ओनर, जो भी हमने रेंट पे लिया होता है रूम या जो भी, उसका जो ओनर होता है उसको लैंडलॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड को हमने पेमेंट की 12,000 की फॉर रेंट, क्योंकि हमने रेंट पे किया उसको 12,000 का। इतना तो समझ में आया कि हमने लैंडलॉर्ड को रेंट में पेमेंट किया, तो रेंट जो खर्चा है, पेमेंट कैश दिया। उसके बाद वो क्या लिखता है, देखो वो लिखता है 1/3 ऑफ द प्रीमाइसेस, यानी कि वो जो घर या वो जो भी आपने लिया जिसके बदले में आप उसको रेंट दे रहे हो, उसका 1/3 सपोज ये है एक घर, ठीक है, ये प्रीमाइसेस है, इसके बदले में आप लैंडलॉर्ड को दे रहे हो 12,000। ठीक है, अब इस 12,000 में का 1/3, यानी कि अगर 12,000 के 3 घर के 3 हिस्से कर दिए जाएं
3 हिस्से कर दे, 1/3 का मतलब 3 हिस्से कर देंगे। तो ये वाला पोर्शन वो जो घर का यूज कर रहा है वो प्रोप्राइटर खुद के लिए यूज कर रहा है। इसका मतलब या तो ये हो सकता है वो प्रोप्राइटर खुद यहाँ पे रहता हो तो ये वाले पोर्शन में वो रहता है, ये वाले 2 जो है वो बिजनेस पोर्शन के लिए लगाए हैं उसने, ठीक है। तो जो बिजनेस का है वो तो चलो रेंट है, लेकिन जो खुद के लिए है वो क्या होगी, उसकी ड्राइंग, ठीक है। उसने रेंट पे जो 12,000 दिया होगा बिजनेस के कैश में से दिया है, ठीक है। टोटल रेंट जो गया 12,000, लेकिन एक्चुअल में रेंट बिजनेस का कितना है, अगर 12,000 का 1/3 निकाला जाए तो 1/3 कितना होता है बच्चों, 4,000। तो 4,000 जो है उसका अपने घर का है, वो अपने घर का रेंट दे रहा है, और बाकी का 8,000 वो बिजनेस का रेंट दे रहा है। तो जो बिजनेस का रेंट है वो खर्चा है, उसको लिखेंगे रेंट, लेकिन जो अपना खर्चा दे रहा है वो क्या होगा, उसकी ड्राइंग। तो इसका मतलब 4,000 यहाँ पे ड्राइंग हुई, 8,000 यहाँ पे रेंट हुआ, पैसा टोटल कितना गया, 12,000। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000 एंड पेड द मनी टू बिजनेस कैश। मतलब क्या बोल रहा है वो, उसने उसकी सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, ओनर ने अपने घर का फर्नीचर बेचा, अपने घर का फर्नीचर बेचा, ठीक है। कितने का, 20,000। अगर तो यहाँ पे लिखा हो तो ये तो बिजनेस से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, अगर यहाँ पे लिखा हो तो ये यहाँ पे कोई एंट्री ही नहीं है, तो लेकिन उसने आगे क्या लिख दिया, जो उसने बेचा 20,000 का वो पैसा, यानी कि पेड द मनी इनटू बिजनेस कैश, वो बिजनेस में ले आया, यानी कि बिजनेस, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बिजनेस में क्या आया, पैसा आया। कहाँ से आया, ओनर के यहाँ से आया, इसका मतलब कैश आया टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये होगी एडिशनल कैपिटल, ठीक है। आई होप अभी कोई एंट्री सारी समझ में आ गई हो। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पे, ठीक है। सबसे पहले तो फॉर्मेट, जर्नल एंट्रीज, सीरियल नंबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें डेट नहीं पता, डेट नहीं दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, इन रुपीस, क्योंकि सब कुछ रुपीस में है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, बिजनेस में कैश आया और प्लांटेड मशीनरी आई, तो एंट्री क्या होगी फर्स्ट एंट्री में, डेबिट किसको करेंगे, बिजनेस में क्या आया, कैश, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। प्लांटेड मशीनरी भी आई बिजनेस में, तो लिखेंगे प्लांटेड मशीनरी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नाम नहीं पता कौन है ओनर, तो टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो कैश कितने, कैश की वैल्यू कितनी है, 8 लाख, कैश है 8 लाख, प्लांट एंड मशीनरी है 3 लाख, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी बच्चों, 11 लाख, ठीक है। ये एंट्री होगी क्लियर। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या बोलता है, स्टॉक में हमने परचेज किया, तो चीजें हमारे पास आई, उसको नाम किया परचेजेस, तो लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, कुछ कैश में आई, कुछ क्रेडिट में आई, तो क्रेडिट को क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, ठीक है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बीइंग कैश एंड क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। ये एंट्री होगी क्लियर। कैश में कितने के परचेज थे, 3 लाख, क्रेडिट में 5 लाख, तो यहाँ लिखेंगे कैश में 3 लाख, क्रेडिटर्स में लिखेंगे 5 लाख, टोटल परचेज कितने की होगी हमारे पास, 8 लाख, ठीक है। ये एंट्री भी समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट एंट्री,
नेक्स्ट एंट्री देखो, थर्ड एंट्री क्या है, वेजिस पे की है, जिसमें से 2000 जो है फ्यूचर ईयर की। फ्यूचर ईयर के का मतलब है फ्यूचर का एक्सपेंस यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जो इस साल का खर्चा है उसको बोलेंगे वेजिस, जो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है उसको बोलेंगे प्रीपेड वेजिस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ना, एक्सपेंसेस का नाम हमें पता है प्रीपेड वेजिस, एक्सपेंस का नाम है वेजिस, तो प्रीपेड वेजिस हो गए टू कैश अकाउंट, ऐसे गए ना हमसे, टू कैश अकाउंट बीइंग wages paid for this year as well as for future year। ठीक है, इस साल का भी दिया और फ्यूचर ईयर का भी दिया हमने। कितना टोटल हमने दिया 12,000, जिसमें से नेक्स्ट ईयर का था 2000, तो इस साल का कितना हुआ 10,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, सैलरी पे की 2 लाख और ड्यू है 1,10,000। इसका मतलब टोटल सैलरी कितनी हुई 3,10,000, तो सैलरी हमारा खर्चा है, तो लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट, खर्चे को डेबिट करेंगे ना, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू, दिया कितना हमने कैश में, और कुछ जो आउटस्टैंडिंग रह गया उसको लिखेंगे सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, बीइंग सैलरी पेड एंड ड्यू मेड। ठीक है, सैलरी भी पे हुई और कुछ ड्यू भी रह गया, तो सैलरी पे कितनी हुई एक्चुअल में 2 लाख। ठीक है, ड्यू कितनी हुई 1,10,000, ड्यू कितनी हुई बिल्कुल इसके सामने लिखना है बच्चों 1,10,000, टोटल सैलरी कितनी हुई 3,10,000। ठीक है, ये एंट्री में हो गई क्लियर। नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट एंट्री फिफ्थ एंट्री क्या कहती है, सेल हमने हमारी हुई है कैश में भी और क्रेडिट में भी। तो जो कैश में हुई है उसका मतलब कैश में हमारे पास पैसे है, जो क्रेडिट में हुई पैसे तो आए नहीं, उसका क्या नाम है डेटर। डेटर को हम करेंगे डेबिट, कैश को करेंगे डेबिट, सेल्स को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट बीइंग कैश एंड क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैश में कितने पैसे हैं हमारे पास, कैश में कितनी सेल हुई है 6 लाख की, तो 6 लाख लिखेंगे कैश में। क्रेडिट में कितनी हुई है 80,000 की, 80,000 लिखेंगे डेटर में। टोटल सेल कितनी होगी 6,80,000। ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिशिएट। हाँ मैंने बताया क्या डेप्रिशिएट, तो डेप्रिसिएशन का क्या होगा हमारा खर्चा, डेप्रिशिएट को करेंगे डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या होगी कम होगी। ठीक है, तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, बीइंग प्लांट and machinery depreciated at the rate 10% per annum। अमाउंट नहीं दिया, दिया है कैसे, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमें पता है 3 लाख, 3 लाख का 10% कितना हुआ 30,000, तो डेप्रिसिएशन में कितना जाएगा 30,000, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी 30,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री
नेक्स्ट एंट्री, सेवंथ एंट्री क्या बोलती है, चीजें 20,000 की डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, खराब हो गई, लॉस हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि चीजें जली ना, चीजें की वैल्यू कम होगी तो इसमें परचेज को डेबिट करेंगे। बीइंग स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यहाँ परचेजेस की जगह आप स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो कितने की स्टॉक जल गई, 20,000 की, तो लॉस कितने का हो गया, 20,000 का, परचेजेस की वैल्यू कितनी कम हो गई, 20,000। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है, हमने क्रेडिटर को पेमेंट की है 10% डिस्काउंट में, तो सबसे पहले पेमेंट की है तो कैश चला गया, कैश को क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट हमें मिला, डिस्काउंट क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिटर को हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि क्रेडिटर जो है वो कम हो गया, लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, तो लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किसमें हुई है, कैश कुछ नहीं लिखा तो लिखेंगे कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। अब देखो टोटल पेमेंट, क्रेडिटर को पेमेंट कितनी करनी थी, 2 लाख की, ठीक है, क्रेडिटर से 2 लाख के 2 लाख के क्रेडिटर्स ने हमें 10% का डिस्काउंट दिया, तो 2 लाख के ऊपर 10% कितना हुआ, 20,000, तो 20,000 गया डिस्काउंट में, तो इसका मतलब नेट पेमेंट कितनी की इसको, 1,80,000, ठीक है। तो बी कैश पेड to creditors and discount received, हमने कैश पे किया और डिस्काउंट हमने रिसीव किया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, नाइन्थ एंट्री, ठीक है। हमने फर्नीचर परचेज किया, मैंने बताया था फर्नीचर जो परचेज किया है 4,000 का, वो 1,000 का ऑफिस यूज के लिए, बाकी स्टॉक है, तो जो स्टॉक है उसको परचेजेस लिखेंगे, यानी कि 3,000 की परचेजेस हुई, फर्नीचर की वैल्यू सिर्फ हुई 1,000। एंट्री कैसे आएगी, फर्नीचर क्योंकि एसेट है तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसे दिए ना हमने उनको, टू कैश अकाउंट, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज as well as for रीसेल, क्योंकि स्टॉक का मतलब क्या होता है, रीसेल करने के लिए ना, तो पहले तो टोटल फर्नीचर हमने कितना का खरीदा, 4,000 का, उसमें से जो फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू थी जो ऑफिस यूज के लिए होनी थी वो है 1,000 की, तो इसका मतलब स्टॉक में कितना आ गया, 3,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, रेंट पे किया है, चेक में कमीशन रिसीव किया, तो इसको हम 2 एंट्री पे करेंगे। सबसे पहले तो रेंट पे किया, रेंट खर्चा है तो रेंट को करेंगे डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, चेक दिया है तो बीइंग रेंट पेड बाय चेक, ठीक है, कितने का, 2,500, ठीक है। उसी के साथ इसको 10 ही लिख देंगे, कमीशन रिसीव हुई है तो पैसे में, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, कितने की, 3,000, यहाँ पे आ जाएगा 3,000, ठीक है। ये एंट्री भी हो गई क्लियर। नेक्स्ट एंट्री,
नेक्स्ट एंट्री देखो 11th, लैंडलॉर्ड को हमने ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो 8000 का हमारा रेंट है, 4000 की ड्राइंग है, टोटल कैश गया 12000, ठीक है। ये वाली कंडीशन मैंने आपको समझाई थी अभी कि हमने लैंडलॉर्ड को 12000 रेंट में पे किया, जिसका 1000 जो था प्रोप्राइटर के अपने यूज के लिए था, इसका मतलब खुद रहता था, तो उसकी वैल्यू 1/3 की वैल्यू कितनी थी 4000 का मतलब ड्राइंग, 8000 का है बिजनेस का रेंट। तो बिजनेस का रेंट जो है वो रेंट लिखेंगे हम खर्चा, बाकी के जो 4000 है वो लिखेंगे हम ड्राइंग्स। तो दोनों है बिजनेस के दोनों के खर्चा है, तो ये क्या हमसे कैश 12000। तो लिखेंगे यहाँ रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being rent paid for office as well as for proprietors personal use, ठीक है। तो टोटल कैश जो था रेंट का वो 12000 था, जिसमें से 2000 का प्रोप्राइटर का अपना था, तो इसका मतलब 2000 1/3 है ना 4000, तो 4000 प्रोप्राइटर का अपना था, तो बिजनेस का कितना हो गया 8000, ठीक है। नेक्स्ट हमने हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा 20000, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट वो जो जितने का हमने बेचा वो पैसा हम कहाँ लेकर आए, बिजनेस में लेकर आए। इसके अंदर बिजनेस में क्या आया कैश, कहाँ से आया कैपिटल में से, मुझे प्रोप्राइटर लेकर आया तो कैपिटल में से लिखेंगे। बिजनेस में क्या आया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग कैश फर्दर इन्वेस्टेड इन बिजनेस। फिर से बिजनेस में पैसा लेके आया ना, तो फिर से इन्वेस्ट किया उसने, इसका मतलब तो कितने का 20000, ठीक है। तो ये थे बच्चों कुछ एंट्री जो थोड़े से डिफरेंट थे, जो मैंने पिछली कुछ एंट्रीज करवाई थी। फिर भी मैं देखूंगी अगर और कुछ एंट्रीज बचती हैं तो नेक्स्ट क्लास जनरल की करूंगी, अदरवाइज नेक्स्ट में लेजर के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगी, ठीक है। तो इसके बाद में देखूंगी अगर और कोई टाइप की एंट्री बचती है जो आपके क्वेश्चंस में आ सकती हैं, आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं, तो वो मैं करवाऊंगी। नेक्स्ट एक और अगर हो सके तो जनरल एक और आपकी क्लास होगी, नहीं तो लेजर, ठीक है। ओके बच्चों, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।